औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, और सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिपिड्स के बारे में देखेंगे, लिपिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखेंगे और विटामिन्स के बारे में देखेंगे। और इंशाल्लाह आज हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो अपने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज पढ़ने के लिए हमारे लिए क्या कुछ है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सो लिपिड्स जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिपिड्स को डिफाइन करेंगे। लिपिड्स होते क्या हैं? तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि जब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको याद होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH होता है, और ये H वो जो है एज ए प्रोटॉन डोनेट करता है इन ए रिएक्शन। और अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और उसके साथ R लगा हुआ होता है। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन और अल्कोहल का OH आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके नतीजे में एक बॉन्ड बनता है, कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे फिर तो कार्बोनाइल, फिर इधर आपका अल्काइल ग्रुप है, दरम्यान में ऑक्सीजन सैंडविच्ड है और यहाँ पे फिर आपका अल्काइल ग्रुप है। तो दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। ये ईस्टर्स इस तरह फॉर्म होते हैं कि एक आपका फैटी एसिड और एक आपका यानी ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन से जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट इज ईस्टर। तो जो आपके लिपिड्स हैं ये ईस्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स और ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या है? C बॉन्ड C, यहाँ पे H2 और OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे 2 H2 होंगे और यहाँ पे एक OH होगा। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। अब अगर मैं ग्लिसरॉल के अंदर से इस OH को हटा के, ठीक है, इसके इधर भी एक फैटी एसिड का रिएक्शन करवा दूं COOH और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप मेरे पास आ जाएगा R और C प्लस R COOH एंड प्लस R COOH। तो क्या होगा? यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये लिंकेज यहाँ बनना शुरू हो जाएगी इसके साथ, कार्बन के साथ। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बनेगा दिस इज कॉल्ड द लिपिड। ठीक है, तो लिपिड्स क्या है? ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के विद ट्राईहाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी अल्कोहल जिनके साथ 3 OH ग्रुप होंगे या ग्लिसरॉल के साथ आर कॉल्ड लिपिड्स। फिर सुन ले, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ट्राईहाइड्रो ऑक्सी अल्कोहल्स आर ग्लिसरॉल आर कॉल्ड लिपिड्स। या ये ग्लिसराइल ईस्टर्स आर ग्लिसराइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड लिपिड्स। सो व्हाई लिपिड्स आर कॉल्ड ग्लिसराइल ईस्टर्स आर ग्लिसराइड्स। तो बच्चे इनको इसलिए ग्लिसराइल ईस्टर्स कहते हैं या ग्लिसराइड्स कहते हैं। लिपिड्स आर, ये मैंने लिखा था कि लिपिड्स आर कॉल्ड ग्लिसराइल ईस्टर्स आर ग्लिसराइड्स बिकॉज लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद द ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स आर ग्लिसरॉल। सो देयरफॉर दे आर द ग्लिसराइड्स आर आपके पास ग्लिसराइल ईस्टर्स। उसके बाद ये एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स हैं। हम फैट्स भी यूज करते हैं और ऑयल्स भी यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, आजकल मसला बड़ा कोलेस्ट्रॉल का चला हुआ है, हाँ जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये भी एक फैट है। उसके बाद सेक्स हार्मोन्स, आपके स्पर्म्स और आपका जो ओवम है दे आर आल्सो द लिपिड्स। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं? लिपिड्स मौजूद होते हैं। फिर सम विटामिन जैसे ए और के विटामिन जो है ये भी लिपिड्स ही हैं। आगे फैटी एसिड्स क्या होते हैं? हमने कहा फैटी एसिड्स और ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के ईस्टर्स जो हैं दे आर द लिपिड्स। तो सवाल पैदा होता है फैटी एसिड्स क्या हैं? तो आपने ये याद रखना कि वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर COOH ग्रुप मौजूद होगा दे आर द फैटी एसिड्स। सो ये डेफिनेशन है कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सो देयरफॉर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। ये जनरलाइज फार्मूला ट्राइग्लिसराइड्स का, ये लिपिड्स का, कि यहाँ पे कोई R लगा हुआ होगा ये ग्रुप चेंज होगा, बाकी ये वाला ग्रुप चेंज होगा,
बाकी ये आपकी कौन सी है, ईस्टर लिंकेज है। ये आपका इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल था, और उसके साथ आपने 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल अटैच किए। दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर द लिपिड्स। क्लियर हुआ? एग्जांपल्स ऑफ फैटी एसिड्स क्या हैं? तो सबसे पहले उन्होंने आपको ब्यूटेरिक एसिड जो कि बटर में होता है, कैप्रोइक एसिड जो कि वो भी बटर में होता है। ये सारी एग्जांपल्स आपके पास फैटी एसिड्स की। फिर उसके बाद आपको उन्होंने पाल्मिटिक एसिड की एग्जांपल दे दी जो कि पाम ऑयल के अंदर होता है। उसके बाद स्टीरिक एसिड जो कि बीफ फैट के अंदर जो आपका चर्बी जो होती है उसकी, गाय के गोश्त की। फिर उसके बाद आपके पास ओलिक एसिड जो कि ऑलिव ऑयल के अंदर होता है। अब ऑलिव ऑयल, हाँ ऑलिव ऑयल क्या होता है? ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल मेरे ख्याल में। अच्छा, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल क्या है? अच्छा ठीक, समझ आ गई। हाँ, ऑलिव मैंने कहा शायद मैं आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। तो विच ऑफ दीज फैटी एसिड्स फॉर्म ऑयल, जिनमें से कौन से ऑयल्स बनाएंगे तो जिनमें अनसैचुरेशन मौजूद होगी वो आपको ऑयल्स बना के देंगे। देखें ये जो लास्ट है इसके अंदर देखें अनसैचुरेशन का पॉइंट आ रही है। तो जो ओलिक एसिड है ये याद रखना पड़ेगा, विच ऑफ दीज फैटी एसिड्स फॉर्म ऑयल। तो ये वाला जो आपका लास्ट ओलिक एसिड है ये आपको ऑयल बना के देगा, क्योंकि इसकी जो चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन मौजूद है। बात समझ आई नहीं आई? मजे की बात बताऊं, अब ये जो आपके लिपिड्स, अभी हमने बात की लिपिड्स ही हैं, अब ये कहता है ऑयल कौन बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको आगे पता चल जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ फैट्स का कि ए लिपिड इज कॉल्ड फैट इफ इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये आपकी बुक पे डेफिनेशन मौजूद है कि अगर एक लिपिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो वो फैट है। लेकिन उसकी डेफिनेशन है कि सैचुरेटेड लिपिड्स जो है, मतलब जिनके जो चेन है कार्बन एटम्स की उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ना आए, कोई ट्रिपल बॉन्ड ना आए, तो ऐसे आपके जो लिपिड्स होंगे दे आर कॉल्ड द फैट्स। सैचुरेटेड लिपिड्स आर कॉल्ड फैट्स और अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो ऑयल्स हैं। सैचुरेटेड जो है जिनके अंदर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जो है वो अनसैचुरेशन जो है कोई नहीं है, दे आर द फैट्स। तो अब यहाँ पे देखें ये जो पहले वाले 4 आपके फैटी एसिड्स हैं ये आपको क्या बना के देंगे? तो नीचे जो आपका एक जितना मोलिक एसिड क्या है वो आपको ऑयल बना के देगा। तो ये याद रखिएगा जो आपके फैट्स हैं दे आर द सैचुरेटेड लिपिड्स। डेफिनेशन ऑफ ऑयल क्या है? लिपिड इज कॉल्ड ऑयल इफ इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट जो डेफिनेशन टेक्निकली बनती है वो ये है कि अनसैचुरेटेड लिपिड्स आर कॉल्ड ऑयल्स। अब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट एंड ऑयल्स आर डिफरेंट। व्हाई? तो जवाब यही है कि सुने तरह हो सकता है डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट आर ड्यू टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जो अनसैचुरेशन की डिग्री, अब आपके सामने जो ऑयल्स है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, क्यों? उनके अंदर पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन मौजूद है। सो जो फैट्स उनके अंदर नहीं है। द डिफरेंसेस इन द मेल्टिंग पॉइंट्स आर ड्यू टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फैटी एसिड्स। सो फैट्स कंटेन लार्जर proportion of saturated fatty acids, but oils contain larger proportion of unsaturated fatty acid units. So therefore unsaturation की वजह से oils जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको लिक्विड एसिड मिलता है। रिव्यू एक्सरसाइज आपकी डिफाइन द लिपिड्स। आपको पता है लिपिड्स क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद द ग्लिसरॉल और ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स आर कॉल्ड लिपिड्स। ग्लिसरॉल, हाइड्रोक्सी जिनके साथ 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं दे आर कॉल्ड द लिपिड्स। सो लिपिड्स की डेफिनेशन, फैट्स क्या है जी आपको पता है, सैचुरेटेड लिपिड्स जो होंगे वो फैट्स होंगे, और ऑयल्स क्या है जी अनसैचुरेटेड लिपिड्स है। सो कंसल्ट टेबल नंबर 13.1 एंड राइट द नेम ऑफ द फैटी एसिड दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ फैट्स। तो वो जो 4 आपके पहले वाले हैं वो फैट्स के कंपोनेंट्स हैं, एंड द नेम ऑफ फैटी एसिड दैट आर द कंपोनेंट ऑफ ऑयल, तो आपका लास्ट वाला ऑयलिक एसिड है। ऑल द कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन डाइट कम्स फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट। याद रखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्लांट्स से जो आपको लिपिड्स मिलेंगे जो कि हमेशा ऑयल्स ही होते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल। तो ये बताया जा रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल है इन ह्यूमन डाइट कम्स फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, मीट, चीज एंड एग्स। नो वेजिटेबल प्रोडक्ट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स क्या है जी? एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैरिन ऑर्गेनिज्म सच एज सैल्मन एंड व्हेल्स आर द। ये सैल्मन्स क्या होते हैं? तो ये भी एक फिश का नाम है। ठीक है जी, ये भी एक फिश है सैल्मन। और दूसरा व्हेल्स, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं। सो दे आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, इनसे आपको फैट्स ही मिलेंगे। मिल्क इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फैट्स फ्रॉम विच द बटर, घी, चीज एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, पहली बात तो आपको सैल्मन एग्जांपल मिल गया, दूसरा व्हेल्स एग्जांपल मिल गया, फिर आपको मिल्क एग्जांपल मिल गया। फिर सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स सच एज सनफ्लावर, कॉर्न, कॉटन, ग्राउंडनट, कोकोनट,
ग्राउंडनट क्या होती है? मैंने बता तो दिया, वैसे होती है काम है। मछली का मूंगफली। ठीक है, तो ऑलिव ये सारे आपके, ठीक है, आर गुड सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। सो कॉड लिवर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैल्मन एंड व्हेल्स। तो ये कॉड लिवर ऑयल क्या जी? ये मछली का तेल नहीं, इसके छोटे छोटे कैप्सूल्स मिलते हैं, तो वो वाला कॉड लिवर ऑयल। और आप कहते हैं तो हम इसको भी देख सकते हैं, कॉड लिवर। इस तरह के कैप्सूल्स आपने कभी देखे होंगे ना। सो these capsules are the capsules of oil. So ये आपके 4 सोर्सेज हमने देख लिए, इनको देखिएगा। फिर जो यूजेस ऑफ लिपिड्स क्या हैं जी, तो बटर, घी एंड वेजिटेबल ऑयल आर यूज्ड फॉर द कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड, प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स। मैमल्स के अंदर जी a layer of fat is present under the skin. This layer act as a thermal insulator, हमें सर्दी नहीं लगने देती। फिर जी फैट्स प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक्स, तो जो बिजली के शॉक्स हैं उनसे, ठीक है। ए लेयर ऑफ फैट्स अराउंड आवर हार्ट एंड किडनीज प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स फ्रॉम द इंजरी। लिपिड्स provide some vitamins such as A, D and E which are essential for the health. These vitamins are insoluble in water and soluble in lipids. तो ये फैट soluble आपके vitamins है। अभी आगे इंशाल्लाह vitamins की टाइप देखेंगे तो आपको वहाँ समझ आ जाएगा। Fats and oils are important food stores in living organisms. They provide about twice energy, as much energy per gram as do carbohydrates. जो carbohydrates आपको एनर्जी, अगर carbohydrates के 1 ग्राम को आप तोड़ें तो जितनी आपको जॉल्स में एनर्जी मिलती है, उससे डबल एनर्जी आपको ये देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो लोग कहते हैं ना, ये इन्हें लोग वैसे अच्छी खुराक भी समझते हैं कि हाँ जी फैट्स और ऑयल जो है उनको अच्छी खुराक का भी दर्जा हासिल है हमारे माशरे में। सो आगे देखते हैं जी। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी और मार्गरीन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब मार्गरीन क्या होता है? ये मक्खन जो आप यूज कर रहे होते हैं वो वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन से जो है वो ऑब्टेन होता है आपको, तो दिस इज कॉल्ड मार्गरीन। आगे चले। फैट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस और पेंट्स एंड वार्निशेस। इनसे आप जो है कॉस्मेटिक की चीज़ें भी तैयार करते हैं। और इंशाल्लाह स्पोनिफिकेशन जो है वो आप पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह अपने लास्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। इन आवर बॉडीज कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल हार्मोन्स, विटामिन डी एंड बाइल एसिड। अब बाइल एसिड क्या, आपने पित्ता पता आपको जी? उसके अंदर लीवर के अंदर एक छोटा सा वो होता है, क्या कहें उसको, थैली सी होती है, उसके अंदर जो है एक ग्रीन कलर का जूस होता है, उसे हम बाइल जूस भी कहते हैं। तो उसके अंदर एक एसिड है जिसको बाइल एसिड कहते हैं, वो फॉर्म करने के लिए। तो सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन टू द अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। आपको याद है कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंदर हाइड्रोजन का जो एडिशन है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। अल्कीन नहीं, आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहें तो बेहतर रहेगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लाटियम एंड प्लाटिनम। सो ये आपको रिएक्शन भी करवा के दिखा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन मौजूद है और यहाँ पे निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन में एडअप करेंगे तो ये हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ लग जाएगा, दूसरा यहाँ लग जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक द मार्गरीन और वेजिटेबल घी। फैटी एसिड कंपोनेंट्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स contain carbon-carbon double bonds. When hydrogen is added to these oils, they become saturated and harder. तो उससे जो है यही फायदा होता है कि हम उन्हें हार्ड कर लेते हैं अपने लिए। डू यू नो जी, आपके लिए कहता है इंसुलिन इज ए प्रोटीन कोडेड बाय डीएनए। इंसुलिन जो है जो हमारे ब्लड में मौजूद जो ज्यादा या जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। तो अब ये प्रोटीन कौन कोड करता है? ये डीएनए कोड करता है। अब अगर किसी वजह से इंसुलिन आपके जिस्म में पैदा नहीं हो रही तो हम बाहर से इंसुलिन अपने जिस्म में लेकर, तो वो कहाँ से आती है? जो हम बाहर से विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये जरा देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ ग्लूकोज बाय द cells. People with diabetes formerly had to use insulin from the cattle. Now human insulin is made using the recombinant DNA टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, आगे बता रहे हैं कि एक साइंटिस्ट टेक द ह्यूमन जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन एंड पेस्ट इट इनटू द डीएनए ऑफ ई कोलाई, एक बैक्टीरिया का नाम है। उस बैक्टीरिया के
जो है ना वो अंदर ये जीन जो है वो मुंतकिल कर देते हैं उसके डीएनए में। अब बैक्टीरिया करता है, जब उसके अंदर ये जीन दाखिल होता है तो आपको पता है एक बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद 2 बैक्टीरिया में चेंज होता है। अब जैसे उसके बच्चे भी पैदा होते हैं वो भी इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देते हैं, ये भी इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। इस तरह आपको बैक्टीरिया से इंसुलिन मिलना शुरू हो जाती है और फिर वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो साइंटिस्ट टेक द ह्यूमन जीन फ्रॉम द फॉर द इंसुलिन प्रोडक्शन एंड पेस्ट इट इनटू द डीएनए ऑफ ई कोलाई, a bacterium commonly found in the human digestive tract. The bacteria cell multiply rapidly, making billions of copies of themselves, and each new E. coli cell carries in its DNA a gene for the human insulin. और इस तरह आपको इंसुलिन मिल जाती है, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। Important information जी, it has recently been shown that feeding hens a diet containing a lot of flaxseed, LC का नाम कभी सुना? एलसी फ्लैक्ससीड, ये इस तरह के बीज, ये बहुत बड़ा करके दिखा उन्होंने आपको, ये पीछे करके दिखाऊंगा आपको, तो ये एलसी के बीज है ये, तो दी जाता फ्लैक्ससीड्स, ये आपको दिखा रहे हैं, होते बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े करके दिखा रहे हैं। सो फ्लैक्ससीड्स अगर फीड किए जाए हैंड्स को तो ये लोअर कर देते हैं द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द एग्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसकी मिकदार को कम कर देते हैं। तो एलसी खाने वाली मुर्गियों के अंडे होंगे उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, ये इनका कहने का मतलब है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? आपको लिपिड्स में कोई प्रॉब्लम हो, समरी ले लेते हैं। सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन देखें, फैटी एसिड देखें, उनको डिफाइन किया, कुछ एग्जांपल्स देख ली, उसके बाद क्या किया हमने? फैट्स को डिफाइन किया, ऑयल्स को डिफाइन किया, फिर सोर्सेज देखे और यूजेस देखे, न्यूक्लिक एसिड्स तक पहुंच गए हम लोग, कुछ मजे की इन्फॉर्मेशन देख ली बीच में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो मोर देन 100 years ago a Swiss biochemist discovered a class of nitrogen containing compounds in the nucleus of cells. These nitrogen containing compounds which were first obtained from the pus of the infected wounds are called nucleic acids. ये कहाँ पाए गए? न्यूक्लियस से मिले थे, लेकिन ये पस सेल जो कि कहते हैं ना वो जो पीप निकल रही होती है खराब जख्मों से, उसके अंदर जो सेल्स थे उनके न्यूक्लियस से इसको पहली दफा एक स्विस बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर वाइटल कंपोनेंट्स फॉर ऑल लाइफ, ये बड़े ही अहम किस्म के अज्जा हैं, जुज़्व हैं तमाम किस्म की जिंदगी के लिए। दे आर फाउंड इन एवरी लिविंग सेल, ये हर जिंदा सेल के अंदर मौजूद होते हैं। बेशक सेल मर भी जाए तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद रहती हैं डीएनए की शक्ल में। दे सर्व एज द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑफ द सेल, ये मालूमाती और काबू करने वाले सेंटर के तौर पर काम करते हैं। इंतजाम भी मालूमात का स्टोर भी इनके पास होता है और मालूमात सब जो बॉडी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना वो भी इनके अंदर सारा कुछ मौजूद होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय जे वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953। आप 10वीं की बायोलॉजी में पढ़ भी रहे होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, या नहीं तो 9th क्लास की बायोलॉजी में आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आज मैं पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम, मतलब जो रहती सदी का जरा मैं पूरी कर डालूंगा आज। तो दे वर अवॉर्डेड इन 1962 नोबेल प्राइज फॉर दियर वर्क, उनको उनके इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। दिस डिस्कवरी इनिशिएटेड द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो फाउंडर्स थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो वाटसन और क्रिक, ये दोनों थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फाउंडर्स। सो कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो कैंसर की स्टडी है, मतलब कैंसर का इलाज है, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स की बहुत ही ज्यादा वसी पैमाने पर स्टडी की जा रही है, किसी तरीके से उसका इलाज ढूंढा जाए। सो ये डेफिनेशन क्या है जी न्यूक्लिक एसिड्स की? हमने कहा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। तो भाई जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अगर ये बात कही जाए कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो बात गलत नहीं होगी। दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आई विल राइट हियर जो आपके पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। ये डेफिनेशन भी हो सकती है कि these are the long chain molecules that are made up of nucleotides। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या चीजें हैं? तो ये कंपाउंड्स हैं that consists of 3 components। न्यूक्लियोटाइड्स आर द complex compound which contain 3 components। नंबर 1, इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब वो नाइट्रोजनस बेसिस के होती हैं, वो या तो
पायरिडीन की होगी या प्यूरिन की डिराइव्ड बेसिस होगी, या तो वो डबल रिंग कंटेन करेंगी या वो सिंगल रिंग कंटेन करेंगे। अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको, सारी बातें आएंगी। तो उनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, किनके अंदर? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उनमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, दूसरा उनके अंदर पेंटोज शुगर या 5 कार्बन शुगर मौजूद होती है, और तीसरा उनके अंदर फास्फेट ग्रुप मौजूद है, फास्फोरिक एसिड का कोई कंपाउंड होगा उनके अंदर, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जी न्यूक्लियोटाइड्स के, और उससे न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे। तो यहां देखें जी, बेसिस दैट फॉर्म सिंगल, ऐसी बेसिस जो सिंगल रिंग्स लाइक दिस मॉलिक्यूल जो आपको नीचे मिल रहा है, आर कॉल्ड पेरिमिडीन बेसिस। अब इनके अंदर कौन कौन सी बेसिस शामिल है? इसके अंदर शामिल है जी एडेनिन, एंड गवानीन, एक ये और दूसरा गवानीन, ये लास्ट बेस जो है। ये 2 बेसिस हैं जो कि आपकी पेरिमाइडीन बेसिस हैं, ठीक है। और ये आपकी फिर आपकी प्यूरिन बेसिस हैं। ठीक है, ये पेरिमिडीन थी और ये आपकी प्यूरिन बेसिस है। इनके अंदर डबल, ये कहते हैं ना, डबल रिंग्स मौजूद होते हैं। उनकी एग्जांपल्स क्या है? थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये आपकी तीनों की तीनों कौन सी बेसिस है? प्यूरिन बेसिस है। इनमें डबल रिंग मौजूद होता है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये आपकी नाइट्रोजनस बेसिस थी। फिर आगे ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है किसका जी? अदर देखें डीएनए में ये जो आपको जो कहते हैं ना, ये स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, ये घूमते हुए एक दूसरे की डबल स्ट्रैंड जो नजर आ रहा है, ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है? पेंटोज शुगर और जो फास्फेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन दोनों के मिलने से ये बनता है। और ये दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रॉड नुमा चीजें, ये आपकी बेसिस, ये आपकी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान में, और ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस के दरमियान में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, और ये इनको आपस में जोड़ कर रखती है, ठीक है। और यही जो आपकी बेसिस का एक पैटर्न है, ये डिफाइन करता है, ये वो कोड जनरेट करता है, इसमें वो कोड मौजूद होता है जो कि किसी प्रोटीन के बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्रॉब्लम किसी को? सो आगे चलते हैं जी। ये कुछ उनके स्ट्रक्चर्स एंड फार्मूले हैं जो आपकी देखिए, एडेनिन और गवानीन जो है ये आपकी, ठीक है, बेसिस के सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। सो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कितने हैं जी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पहले को हम कहते हैं डीएनए, दूसरे को आरएनए। अब डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और जो अब इनके नाम डीऑक्सी और राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों? इनके अंदर जो मौजूद शुगर्स हैं, तो द बेसिस ऑफ द शुगर्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स, जो आपका न्यूक्लिक एसिड, इनकी 2 टाइप्स हैं। तो जिसके अंदर डीऑक्सी राइबो शुगर्स मौजूद होंगे वो डीएनए, और जिसके अंदर राइबो शुगर्स मौजूद होंगे वो क्या है? आरएनए, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स। कहता है हाउ इज इट दैट ईच स्पीशीज रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। कहता है अब ये कैसे होता है कि हर स्पीशीज जो है वो अपनी ही तरह के बच्चे पैदा करती है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शेर ने गधा पैदा कर दिया हो, या एक आम के ऊपर अमरूद लग गए हो, समझ आ नहीं यार? ये कैसे होता है कि एक जानदार अपने ही तरह के दूसरे जानदार पैदा करता है? हाउ दिस इज पॉसिबल? तो इसका जवाब अभी आपको दे रहे कि डीएनए असल में वो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिनके अंदर किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर की एक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि वो जानदार क्या है, कैसे डेवलप होगा, कौन कौन सी प्रोटीन उसके बनाने में इस्तेमाल होगी, उसकी लेग्स कैसी बनेगी, उसके हैंड्स कैसे बनेंगे, उसकी नाक कैसी बनेगी, उसके बाल कैसे बनेंगे, और पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी की सारी डीएनए में मौजूद होती हैं। समझ आ नहीं? हर सेल का न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो देयरफॉर जो डीएनए कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जवाब ये कि डीएनए कैन स्टोर, वो स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी मौरूसी विरासती खुसूसियात जो कि जरूरी होती हैं टू बिल्ड एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। समझ आया? स्टोर भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। जवाब मिल गया। फॉर इंस्टेंस इन ह्यूमन बींग्स
द सिंगल फर्टिलाइज्ड एग सेल, ठीक है, मतलब जो आपकी फीमेल है उसके ओवम और मेल के स्पर्म्स के मिलने से जो आपको एक सेल मिलेगा जो कि हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग है। वो फर्टिलाइज्ड एग जो एक सेल बन जाता है उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो फॉर इंस्टेंस इन ह्यूमन बीइंग द सिंगल फर्टिलाइज्ड एग carry the information for making the legs, hands, head, liver, heart, kidneys, etc., etc., etc. Each part, each and every component of the body. So DNA is found primarily in the cell nucleus. ये इसका रहने की जगह कौन सी है? न्यूक्लियस है। प्रॉब्लम जी नो जी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आर डीएनए। पहली बात ये होता क्या? तो that type of nucleic acid in which contains deoxyribose sugar is called DNA. अगर आपको आरएनए की बंदा डेफिनेशन करने के लिए क्या कहता है, आपने कहना दैट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हिच कंटेन्स राइबोस शुगर इज कॉल्ड द आरएनए। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ जी? फिर डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन ए स्पाइरल फॉर्मेशन कॉल्ड द डबल हेलिक्स। फिगर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है? ये दो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए हैं और उनके दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि उनको आपस में जोड़ रही हैं। ये आपको बता रहा है शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, ये आपके स्ट्रैंड्स हैं और दरमियान में बेसिस लगी हुई है नाइट्रोजनस बेसिस, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। प्रॉब्लम जी फिर जी ईच चेन और स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ, जो आपका ये चेन है, ये स्ट्रैंड है, ये बना हुआ था शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के मिलने से। इज मेड अप ऑफ द डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट्स एंड ए बेस जो कि उनके दरमियान में होती है। द स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इन बेसिस के दरमियान में होते हैं। द ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर्स in the strand is the code that stores the information which is used to produce a protein. ये बड़ी अहम बात है, ये खास सीक्वेंस में जुड़े होते हैं यहाँ पे। यह सीक्वेंस ये असल में वो कोड है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। इसकी बेसिस पे हमारे ये इंफॉर्मेशन देते जाके अमाइनो एसिड को, अमाइनो ग्रुप तो उसमें होता है, और बताता है कि इस पैटर्न में जरूर प्रोटीन बना दो, ठीक है? तो ये सारा वो इसके अंदर कोड ये खुलता है, जिप की तरह नहीं है, जिप खुलती है। ये डबल स्ट्रैंड जो है ना ये खुलता है और एक स्ट्रैंड को न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाता है, आरएनए के हवाले कर दिया जाता है। फिर आरएनए उस स्ट्रैंड को डीकोड करके प्रोटीन जनरेट करना शुरू कर देता है और ये फिर वापस अपने आप को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेता है। समझ आया ना? तो ये बताया जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द बेस इन द बेस पेयर्स इन द स्ट्रैंड इज द कोड दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोटीन्स। फिर द की टू द एबिलिटी, जो बुनियाद है, जो जड़ है किसकी? एबिलिटी की, अहलियत की ऑफ डीएनए टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, महफूज रखता है, वो ये डबल हेलिक्स इंफॉर्मेशन को पैक किया हुआ है इसमें, ठीक है? तो द एबिलिटी ऑफ डीएनए टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड टू पास इट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। प्रॉब्लम किसी को? So, from one generation to the other is double stranded structure. तो बंदा पूछ ले क्या कैपेबिलिटी है, व्हाट इज द की, व्हाट व्हाई जो आपका डीएनए है ये किस तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? तो द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए is responsible for the storage and for the transmission of the genetic information from one generation to the other generation. ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने दिखा दिया आपको कि जो आपको फीते फीते नजर आ रहे हैं, ये चेन से नजर आ रही हैं, पट्टियां से नजर आ रही हैं, ये पट्टियां किसकी बनी हुई हैं? फास्फेट ग्रुप और शुगर्स के मिलने से, और ये आपकी बेसिस है, खास पैटर्न मैथड में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये शुगर फास्फेट बैकबोन है एंड दीज आर द बेसिस व्हिच आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। So DNA is a permanent storage place. ये मुझे कहीं बाहर से मिला, मैंने कहा ये भी बता दूं आपको। Storage place for genetic information in the nucleus of the cell. It carries and stores the genetic information of the cell. It passes the information as instructions from generation to generation or to synthesize particular protein from amino acids. These instructions are genetic codes of the life and they determine whether an organism is a man or a tree or a donkey and whether a cell is nerve cell or muscle cell. Problem जी, the sequence of the nitrogenous bases in DNA determines the protein development in the new cells. The function of the double helix formation of DNA is to ensure that no disorder takes place in the order of the bases. DNA carries genes that control the synthesis of RNA. Errors introduced in the genes synthesize faulty RNA. It synthesizes faulty proteins that do not function the way
they are supposed to the disorder causes the genetic diseases, इससे फिर diseases generate होती हैं. genetic diseases के बारे में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा. genetic diseases के बारे में नहीं पढ़ा? जो कलर ब्लाइंडनेस है हाँ वो बड़ी तो वो उसकी जीन्स के अंदर ही होती है ना. कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस मर्दों को होती है, औरतों को नहीं होती. क्योंकि जो मर्द औरत के अंदर दोनों एच वो होते हैं ना, जो औरत के क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जो दोनों के दोनों वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्रोमेटिन या कोई नाम है उनका, मुझे नाम भूल चुके हैं. तो एक एक्स होता है और एक वाई होता है. ठीक है, एलीन्स होती है. हाँ एलीन्स. तो औरत में दोनों एच होते हैं, मर्द में एक एच होता है और एक एक्स होता है. एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. तो छोटा वाला जो उसके ऊपर ये जीन होता है. ठीक है, तो वो फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो मर्दों में होती है औरतों में नहीं होती. अगर आप खुश हो जाए कि आप नाइट ब्लाइंड कभी नहीं होंगे. सो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए क्या है? डेफिनेशन दैट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हिच कंटेन्स राइबोज शुगर इज कॉल्ड आरएनए. आरएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड. बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पीछे आपको लिख के दी ना, ये जी जी. वही प्रॉपर्टीज है लेकिन आरएनए के लिए. कि पहली बात तो ये एग्जिस्ट करता है सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में. इट इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर फॉस्फेट यूनिट्स एंड द नाइट्रोजन बेसिस. आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए. और मजे की बात ये है जब स्टैंड कि आरएनए जो है उसको भी डीएनए ही तख्लीक करता है. आरएनए बनाते खुद किसकी इंस्ट्रक्शंस पे बनता है? डीएनए की इंस्ट्रक्शंस पे. आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. आरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर डायरेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स. ये हदायत जारी करता है. और सारी इंफॉर्मेशन किसके पास पड़ी होती है? हेड के पास, डीएनए के पास. डीएनए अगर ये कहें कि वो मास्टर और ये उसका सर्वेंट है आरएनए, तो वो गलत नहीं होगा, ये मैनेजर है उसका. आरएनए रिसीव्स, रीड्स एंड डिकोड्स. ये वसूल करता है, उनको पढ़ता है और डिकोड कर देता है. एंड यूजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस फ्रॉम डीएनए टू सिंथेसाइज द प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर व्हिच द इंफॉर्मेशन आर गिवन द आरएनए. जी, डीएनए एक स्केच में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा. डीएनए क्या करता है? सिंथेसाइज करता है एंड पास करता है इंस्ट्रक्शंस. पहली बात तो सिंथेसाइज करता है आरएनए को और फिर उसी को इंफॉर्मेशन जो है वो पास कर देता है. आरएनए के उनको रिसीव करेगा, रीड करेगा, डिकोड करेगा और फिर शुरू हो जाएगा अपने काम पे. सिंथेसाइज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. तो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. प्रॉब्लम जी